हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, जैसा कि अभी-अभी जेसीसी जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, रद्द भी हुआ है और संभवतः अब ये एग्ज़ाम 2 से ढाई महीना के लिए टल गया है और पूरी उम्मीद है कि आपका जून का फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम हो सकती है, ठीक है? अब अभी एक न्यू वैकेंसी आई थी जेपीएससी जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे छात्र की माँग थी कि सर उसके बारे में नागपुरी भाषा का डिस्कशन कर दीजिए और साथ में जो पीटी का सिलेबस उसके बारे में बता दीजिए। तो उसी को रिगार्डिंग एक ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप सभी छात्र जो जेपीएससी के हैं और जो जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिट्स होगा, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीटी में क्या-क्या है और मेन डिस्कशन हम लोग करेंगे नागपुरी में, ठीक है? नागपुरी के मेन सब्जेक्ट को लेके। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि जेपीएससी इस बार हर हाल में 17 मार्च को होगी। ये चीज़ आप लोग गाँठ बाँध लीजिए कि जेपीएससी इस बार 17 मार्च को 17 मार्च को ही होगी जेपीएससी, 17 मार्च को। आपके पास मात्र 45 दिन का टाइम है, अब वही हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा सबसे पहले सिलेबस। आप लोग जो तैयारी में लगे हुए छात्र जो जेपीएससी करते हैं, वो जेपीएससी देख सकते हैं। बहुत देखिए जेपीएससी की पीटी अगर आप देखिएगा ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? सीजीएल के कंपेयर में। झारखंड यहाँ ही पढ़ना है, वहाँ ही पढ़ना है। यहाँ पे कुछ-कुछ सीएनटी, एसपीटी एक्ट जो है और जो नीति है वो सब एक्स्ट्रा थोड़ा-सा फैक्ट देखना है। उसके अलावा मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर सेक्शन देखना है। रीजनिंग तो कोई ख़ास देखा नहीं जाता है। तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिनका जब सॉरी सीजीएल का तैयारी अच्छा हो चुका था, तो वो चाहेंगे तो जेपीएससी पीटी को साथ में लेके चल सकते हैं। चलिए हम लोग इसका पीटी का जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है? 100 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे और सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। और यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहता है जेपीएससी में, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये जो सिलेबस है ना, पूरी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है सिलेबस का, किस सेक्शन से हम कितना प्रश्न पूछेंगे, ये भी बताया हुआ रहता है। तो प्राचीन भारत, ठीक है? यहाँ पे क्या है, प्राचीन भारत आपका 5 प्रश्न रहेगा। प्राचीन भारत किसे कहा जाता है, उसको आप लोग ध्यान दीजिए पहले। इसमें आपका सिंधु सभ्यता, अशोक काल, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब के बारे जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, उसी को कुषाण, कनिष्क, ये सब के बारे में जो पढ़ा जाता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस उसको आपको प्राचीन काल बोला जाता है, ठीक है? मध्यकालीन, जहाँ पे आप जो दिल्ली सल्तनत के दौरान स्टार्ट होके आपका जो चलता है यहाँ पे, मुगल काल, ये सब जो चलता है ना, वो आपका मध्यकालीन हो गया। और आधुनिक भारत किसे कहा जाता है, तो जिसमें से आपका अंग्रेज का आगमन जब होता है उस दौरान से लेके जो विरोध सब होता है, फिर 1957 का क्रांति, सब जितना भी है जो करंट आज़ादी तक, वो सब आधुनिक भारत का के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो यहाँ से 5 प्रश्न रहता है, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यानी कि आपको हिस्ट्री सेक्शन से आपको कितना रहता है? 15 रहता है, 15, ठीक है? पहली बात, एक बात और बता देना चाहता हूँ, पेपर 1 इसको मान लीजिए, इसको जीएस पेपर को पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मिला के 200 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन का मान लीजिए एक एक नेगेटिव नहीं रहता है। और आपका जो मेंस होगा ना, मेंस उसमें आपका 950 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है मेंस में, और इंटरव्यू आपका 100 का होता है। तो चलिए फाइनली हम लोग बाद में कंक्लूजन करेंगे, अभी देख लेते हैं प्राचीन भारत का हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे भारत का भूगोल। अब जो भूगोल सेक्शन है, जो ज्योग्राफी पार्ट है, उसमें आपको सिर्फ ओनली भारत का देखना है, ना कि विदेश का, कि सुएज नहर कौन सा एरिया में स्थित है, या सवाना सवाना घास का मैदान कहाँ पे है, ये सब हमको नहीं देखना है। ओनली झारखंड का, सॉरी भारत का देखना है। ये सामान्य भूगोल। अब सामान्य भूगोल में क्या होता है ना, भूकंप, ये सामान्य भूगोल हो गया। ये भारत में भी, मतलब ये विदेश का बात नहीं है, ये हर कोई के साथ रिलेटेड है। तो सामान्य भूगोल में आपका चांद, तारा, ग्रह, उसके अलावा आपका मान लीजिए भूकंप हो गया, तो ये सब सामान्य भूगोल हो ज्योग्राफी। तो ये आपका 3 प्रश्न रहेगा। भौतिक भूगोल, सॉरी भौतिक भूगोल, हाँ, ये सब भौतिक भूगोल में हो गया। और सामान्य भूगोल और भौतिक भूगोल से मिला के 3-3 6 हो गया, जिसमें से आपका भारत का जो क्षेत्रफल सब हो गया, ये सब आपका आ जाएगा इसमें। और आर्थिक भूगोल में हो गया, जिसमें से आपका कोयला कोयला का एरिया आपको देखना पड़ेगा, आपका देखना पड़ेगा इंडस्ट्रियल एरिया फील्ड को देखना पड़ेगा, तो ये सब आपका 2 हो जाएगा। और सामाजिक और जनांकीय, यानी कि आपका जो जनगणना से संबंधित जो ज्योग्राफी है, और जो आपका मान लीजिए भील कौन सा ये है, ये सब कहाँ पे है, कहाँ पाया जाता है भील जनजाति, फॉर एग्जांपल। तो ये सब से आपका 2 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपको कहा जाए तो जो भारत का भूगोल है वो आपका 10 रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा।
यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, तो भारत का संविधान सेक्शन से, ओनली संविधान पार्ट से, ठीक है, कि संविधान कब एडॉप्ट किया गया, ये संविधान सभा में कौन कौन थे, या पहला अध्यक्ष कौन था, या कितना सदस्य थे संविधान, मतलब कि संविधान से रिलेटेड जितना प्रश्न बनते हैं, वहाँ से 4 प्रश्न रहेंगे। लोक प्रशासन और सुशासन, ये आपका ये आपका मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सबसे संबंधित आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया। और विकेंद्रीकरण, पंचायत और नगर पालिका, यानी कि पंचायती राज और नगर पालिका, ये सबसे आपको 2 प्रश्न होंगे, यहाँ से आपको 10 रहेंगे। आगे देखते हैं आर्थिक और टिकाऊ विकास, ये क्या हो गया आपका इकोनॉमिक सेक्शन, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आधारभूत लक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय इकोनॉमिक्स आपका 4 प्रश्न। धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे, जो जो करंट मुद्दा जो है, जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न रहता है, ये 4 प्रश्न यहाँ से रहेगा। और आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन से संबंधित और आर्थिक सुधार से संबंधित कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी 10 रहेगा। आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सामान्य विज्ञान से, जो कि जनरल विज्ञान होता है, जिसमें आपको मान लीजिए पूछेगा कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, या लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, कुछ भी पूछ दे सकता है 6 प्रश्न में, ठीक है। रक्त का पीएच मान क्या होता है, ऐसा ये सब आपका सामान्य विज्ञान में आ गया, ये आपका 6 प्रश्न हो जाएगा। और कृषि और तकनीकी विकास, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी संबंधित, जिसमें कृषि का टेक्नोलॉजी मान लीजिए कि पूछ देगा यहाँ पे कि कृषि और तकनीकी विकास, मान लीजिए बीटी बैगन है, बीटी बैगन बैगन है, उसका एक रूप आता है मान लीजिए नया, या धान का कोई संकर रूप यानी कि हाइब्रिड रूप आया, उसके ऊपर बात हुआ, तो ये हो गया, ठीक है। यानी कृषि संबंधित इसमें रहेगा, कृषि कोई नया दवा लेटेस्ट आ गया, या फिर यूरिया जो अभी तरल यूरिया आया है, उसके बारे में बात हो गया, तो इससे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पे 6 रहेगा। और सूचना और संचार तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस स्पेस से रिलेटेड आपको 3 रहेगा। यहाँ पे टोटल आपको 15 देखना पड़ेगा, हिस्ट्री में 15, ज्योग्राफी सॉरी हिस्ट्री में 15, और इकोनॉमिक्स में 15, और ई सब में शायद 10-10 है ऊपर, देखिए यहाँ पे 10 है इकोनॉमिक्स में, सॉरी साइंस में 15, और हिस्ट्री में 15, और इकोनॉमिक्स में 10, और आपका पॉलिटी साइंस में पॉलिटी में 10, और आपका ज्योग्राफी में 10, आपका विज्ञान में आपका 15 है। और उसके अलावा भी जो जीएस पेपर है, उसमें भी 10 क्वेश्चन आपका झारखंड से ही रहेगा, यानी कि टोटल एक पेपर पूरे झारखंड का ही है, और एक अलग से यहाँ भी 10 है, यानी कि 200 क्वेश्चन में 110 ओनली आपका झारखंड से ही रहेगा, ठीक है। ये सेक्शन में जो 10 पूछता है, बहुत ही इजी पूछता है, बहुत ही इजी। इसमें आपका झारखंड से संबंधित जो प्रश्न रहेगा, वो आपका यहाँ पे 10 रहेगा। और आगे यहाँ पे फिर 15 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर 15 क्वेश्चन का रहेगा, यहाँ पे जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में क्या रहेगा, मानवाधिकार संबंधित रहेगा, वातावरणीय सुरक्षा से रहेगा, नगरीकरण से रहेगा, यानी कि सबसे शहरीकरण में टॉप 4 राज्य दे देगा, बोलेगा सबसे शहरीकरण टॉप 4 राज्य कौन है, या 4 शहर कौन है, या सबसे गरीबी रेखा में 4 राज्य कौन है, ऐसा करके दे देता है। खेलकूद से रहेगा, आपदा प्रबंधन से, गरीबी से, पुरस्कार से, ये सबसे मिलाकर कितना रहेगा, अगर 15 प्रश्न रहेगा। अब पेपर टू आपका क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा पेपर टू, जो कि ओनली 100 क्वेश्चन का वक्त के लिए झारखंड का ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग स्पीड देखते हैं, आपका झारखंड के इतिहास से आपका कितना रहेगा, यहाँ पे 16 क्वेश्चन रहेगा, सॉरी 8 प्रश्न रहेगा, और पर क्वेश्चन दो दो का स्कोर का रहेगा। झारखंड आंदोलन से आपका कितना, 7 प्रश्न रहेगा। झारखंड का विशिष्ट पहचान सब कितना है, जो आदिवासी संस्कृति सबसे रिलेटेड, तो ये कितना, 5 प्रश्न रहेगा। यहाँ पे डांस, नाच, संगीत, ये सबसे कितना रहेगा, तो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। झारखंड साहित्य, साहित्यकार कौन, कितना, 5 प्रश्न रहेगा। झारखंड खेल कूद से 5 रहेगा, ठीक है। तो ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सीएनटी रेस्पिटी, इस पे स्पेशल आप फोकस करिएगा, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 रहेगा, सॉरी 12 रहेगा मिला कर, जिसमें से 2 अदर राज्य का रहेगा। इसको आप लोग उड़ान का बुक से पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ये सेक्शन का बाद बाकी मनीष मनीष रंजन का जो बुक है, उसको अगर फॉलो करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और जो उड़ान पढ़ने का जिसको आदत है, वो उड़ान से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको मनीष रंजन अगर पढ़ने का आदत है, मनीष रंजन अगर देखिएगा, तो बिल्कुल उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सीएनटी एसपीटी को देखने के लिए आपको उड़ान पढ़ना पड़ेगा, काहे कि उड़ान का बहुत अच्छा लिखने का जो तरीका है वो है। आगे यहाँ पे आर्थिक नियोजन नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति, ये सब का 6 है। और उद्योग सबसे 5 है, प्रमुख योजना सबसे 5 है, जंतु संरक्षण से 5 है, और राज्य के पर्यावरण
पर्यावरण से संबंधित 5 है, स्काई पास आप जो पढ़े होंगे, ठीक सॉरी 7 है, आपदा प्रबंधन से भी 5 है, और जो करंट अफेयर्स ये सब से मिला के आपका 7 क्वेश्चन है। टोटल कितना हो जाएगा ये 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन जीएस में है और 100 क्वेश्चन झारखंड में है। जीएस से भी आपका 10 क्वेश्चन झारखंड से, यानी कि टोटल 110 क्वेश्चन झारखंड से है। पिछला बार कट ऑफ गया था कितना? 124 125 के आसपास पिछला बार कट ऑफ गया था ओबीसी का, ठीक है? इतना ओबीसी का इतना गया था, 124 125। तो आपका विदाउट नेगेटिव रहता है। और एक बात बता देना चाहता हूँ, ये आपका सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है। यहाँ पे अगर आप लोग क्वालिफ़ाई करिएगा पीटी के लिए, तो जो माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं, यानी कि मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, ये सब माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं, उसको केंद्र सरकार की ओर से 50,000 का आपका आर्थिक सहायता दिया जाता है मेंस की तैयारी करने के लिए। और ये आर्थिक सहायता आपका पीटी का एग्ज़ाम होने का जस्ट 15 से 20 दिन में आपको मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करिए, अगर 15 से 20 दिन में आपको ये मिल जाएगा। 50,000 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। योजना का नाम है उड़ान योजना, के तहत ये 50,000 मिलता है। मुझे खुद ये मतलब प्रॉफ़िट मिल चुकी है, इसलिए मैं आप लोग को बता सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। सबसे मेन आपको नागपुरी के बारे में, ठीक है? नागपुरी जो कि मेंस के तहत है। ये आपका 150 स्कोर का होता है, 150 का। इसमें आपको लिखना पड़ता है। और इसके लिए आपको एग्ज़ाम फ़ॉर्मेट का बहुत शानदार नोट्स तैयार हो रहा है, लगभग तैयार हो चुका है, उसका रिव्यू चल रहा है बस, ठीक है? इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और थोड़ा-सा कोई-कोई सेक्शन का बाकी है, उसका वर्क चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न कैसा रहता है, नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास। इसमें क्या है ना, आपका नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास में, कि इसमें जानना पड़ेगा कि नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। बेसिकली हम लोग को पता है कि इसका 3 थ्योरी आता है नागपुरी का, मतलब नागपुरी का जैसे कैसे पैदाइश हुआ उसके ऊपर जानने का 3 थ्योरी आता है। पहला थ्योरी क्या है, यरसन द्वारा दिया गया है कि ये भोजपुरी का एक पार्ट है, भोजपुरी से निकला हुआ है पहला थ्योरी। दूसरा थ्योरी का दिया गया है कि मगधी से मगधी सॉरी कैसे जी, मैथिली या मगधी, फॉर एग्जांपल अभी माइंड से उतर गया, उससे निकला हुआ है। ये भी आपका गियर्सन का दिया हुआ था। और तीसरा जो है, ये एक स्वतंत्र भाषा है। कौन? ये पीटर शांतनु नौरंगी द्वारा दिया गया है कि ये एक स्वतंत्र भाषा है, जिसको समर्थन दिए थे बीपी के सिंह लोग, समर्थन दिए थे, ठीक है? और इसको बिहार में एक चौथा स्वतंत्र भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक है? तो यही भा और यही जो तर्क दिया गया था, तीसरा जो है उसको ही फ़ॉलो किया जाता है, और उसी को माना जाता है कि नहीं, ये एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मागधी का अपभ्रंश है, मतलब उससे टूट के बना है और स्वतंत्र राजभाषा के रूप में है, स्वतंत्र भाषा के रूप में है। तो इसी का, और उसका विकास कैसे हुआ, कैसे निकला, सदानी कहा गया उसको। अब सदानी का निषाद वर्ड से संबंधित कैसे है, वही सब यहाँ पे हम लोग को जानने का रहता है। नागपुरी भाषा की विशेषता, अब इसको आप एक्सप्लेनेशन करिएगा तो कैसे, डायरेक्ट विशेषता डायरेक्ट नहीं लिखने का रहता है, ठीक है? इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं कि सामाजिक आधार पे विशेषता लिख सकते हैं। व्याकरणिक आधार पे, जैसे व्याकरण में कि यहाँ पे ध्वनि में फलना-फलना वर्ड यूज़ नहीं होता है। दूसरा बात है, इसमें विशेषण में इतना ही होता है। कारक का विशेषता क्या है कि इसमें कर्ता कारक का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है? ये भी वाच्य में 2 ही इसमें वाच्य यूज़ होता है, तीसरा वाच्य यूज़ नहीं होता है। समास में ऐसे-ऐसे सारा चीज़ का आपका इसका निकल जाएगा। इसका एक और विशेषता है, आपका सर्वनाम का, कि इसमें एक आदर्शसूचक सर्वनाम स्पेशल मिलता है, ऐसे करके। इसके अलावा आपका भौगोलिक विशेषता में आ जाएगा। भौगोलिक, ये झारखंड से बाहर ही बोला जाता है। आपका मालदीव में बोला जाता है नागपुरी, आपका अंडमान में बोला जाता है, आसाम में बोला जाता है। इस टाइप से आपका इसका विशेषता करके 7-8 पॉइंट में सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। फिर आपका यहाँ पे क्या है, व्याकरण है। व्याकरण में संज्ञा, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग ईटीसी से पूछ देगा। सर्वनाम क्या है और उसका भेद भेद कितने हैं, विस्तार से वर्णन करें। तो पहले सर्वनाम देना पड़ेगा, उसका भेद देना पड़ेगा। भेद के लिए आप चार्ट बना सकते हैं, ठीक है? सब भेद लिख दीजिएगा, उसको एक-एक करके एक्सप्लेनेशन कर देना पड़ता है। फिर लास्ट में उसका थोड़ा-सा कंक्लूजन में कैसा आता है, नागपुरी सर्वनाम में एक एक्स्ट्रा सर्वनाम, इसका एक मुश्किल नहीं है, बल्कि एक उसको सुविस्ता करने के लिए, मतलब एक खूबी है कि इसमें एक आदर्शसूचक सर्वनाम एक्स्ट्रा भेटाता है, तो इसका एक खूबी है, जो कि मतलब और भाषा से अलग करता है, करके इसका कंक्लूजन में लिखना पड़ता है। सारा चीज़ बताया जाएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास कैसे हुआ है, ये प्रश्न पूछा जाता है।
आगे देखते हैं यहाँ पे नागपुरी लोक साहित्य सामान्य परिचय। अब लोक साहित्य क्या होता है? लोक साहित्य हम लोग जानते हैं जो दादा परयस चलते आ रहा है। तो लोक साहित्य हो गया, उसका भेद उपभेद कितना होता है लोक साहित्य का इसमें। अब लोक साहित्य हो गया, उसको 2 भाग, साहित्य को 2 भाग में बाँटा गया है, लोक साहित्य प्लस शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य में क्या हो गया, लोकगीत हो गया, लोक नाट्य हो गया, लोक कथा हो गया, लोक गाथा हो गया, ये सब। ठीक है? इस टाइप से आपका तो लोक साहित्य को हमको पढ़ना है, शिष्ट साहित्य के बारे यहाँ पे अभी वर्णन नहीं है। ठीक है? उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि कैसे इसका कलेक्शन हुआ है, वो सब बताना है। जी चित्रण, जीवन दर्शन क्या हो गया? जीवन दर्शन में हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पे कि एक आर्य भाषा से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आदिवासी दर्शन हम लोग को देखने को मिलता है। राग छंद क्या हो गया? अब राग छंद में क्या हो गया? राग छंद में आप यहाँ पे नागपुरी का जो लोकगीत है उसका राग छंद, उसके बारे में थोड़ा-सा लिखिएगा, फिर राग छंद बताइएगा कि नागपुरी के राग छंद के बारे में बीपी केसरी, किसी-किसी का एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीपी केसरी के बारे में बता सकते हैं कि बीपी केसरी किस तरह से बीपी केसरी बोल रहे हैं। कुमारी बसंती जो बुक लिखी है उसमें किस तरह से अपना बताई है कि ये नागपुरी में जो राग छंद है आपका, उसका जन्म भगवान शिव का डमरू से हुआ है। जो डमरू बजाते थे उसमें 36 प्रकार के राग रागिनी का जन्म हुआ है। वो सब का आपको लिखना पड़ता है, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पे झूमर, मर्दानी झूमर, जनानी झूमर, बंगला झूमर, ये सब के बारे टोटल आपको बुक में भी है, पढ़ाया हुआ भी है सारा चीज़। पावस, फगुआ दशहरी कब बजाया जाता है, इसका वाद्य यंत्र क्या है, किस टाइप से एकल है कि ये है, ठीक है? ये सब सारा चीज़ आपको, और बस लिखने का थोड़ा-सा तरीका आप यूज़ करिएगा, ठीक है? पहली बात है कि कंटेंट, एक बात है कि कंटेंट उतना शानदार नहीं रहा है, ठीक है, नागपुरी का। इससे पहले, लेकिन अब लगभग उतना अच्छा शानदार कंटेंट हो गया है। लेकिन दूसरी बात कि कोई-कोई कहते हैं कि नागपुरी में मतलब लिखने का स्टूडेंट कमज़ोर है या लिखता नहीं है इसीलिए मार्किंग नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात बोला जाता है। नागपुरी में बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन नागपुरी के जो प्रोफ़ेसर हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो कॉपी काटता है ना, उन लोग बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। उसके वजह से स्कोर नहीं मिला दोस्त, ठीक है? एवरेज 60 से 65 पिछला बार जेपीएससी में गया था नागपुरी का, और खोटा का 100 प्लस एवरेज खाली गया था। आप सोच सकते हैं 142 हाईएस्ट गया था खोटा का पीसीएस में। अब पीसीएस में 150 में 142 समझ रहे हैं, बहुत बड़ा स्कोर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए था ऐसा, उतना नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, जिसको लेके विवाद हुआ, इसलिए इस बार संभवतः इसमें सुधार होगा। इस बार अच्छा स्कोरिंग आप लोग को भी मिलेगी, नागपुरी लैंग्वेज वालों को मिलेगी। अब क्या है, बहुत सारे छात्र के मन में क्या है कि हम खोटे ले लें। भाई खोटा लेना आसान चीज़ नहीं है, ठीक है? आप नागपुरी से भी कम लिख नहीं सकोगे खोटा। ऐसा नहीं कि किसी को भी कुछो भी लिख दोगे और खोटा मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको लिखना आसान नहीं है। आप नागपुरी इतना दिन पढ़े हो तो आप नागपुरी लिख सकते हो। स 50% तो आपका यहाँ पे पढ़ा हुआ या जाना हुआ चीज़ है, आप लिख सकते हो, और इस बार पिछला बार विवाद भी हुआ था, तो इस बार ज़रूर सुधार होगी मार्किंग में। इसलिए आप लोग नागपुरी ही, मेरा पर्सनल एडवाइस है, आप नागपुरी लीजिए, बाद बाकी आपके ऊपर, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस है, और इस बार वैसा नहीं होगी। लेकिन है कि नागपुरी के लैंग्वेज के जो प्रोफ़ेसर लोग, उन लोग का बदमाशी की वजह से स्कोर नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हम देख लिए, अब नागपुरी लोक कथाओं का उद्भव, लोक कथा सबका उद्भव कैसे हुआ है? लोक कथा में कौन-सा रस पाया जाता है? ये सब बताना है। उसका भेद, प्रेम कथा क्या होता है? जैसे प्रेम कथा, कंगन, एक सेकंड, कंगन और चूड़ी हम लोग पढ़े थे ना, वो प्रेम कथा है। कंगन चूड़ी प्रेम कथा था ना जी, हम लोग पढ़े थे ना अभी। मिथ क मिथ क्या होता है? मिथ कथा। अब मिथ होता है ना जिसमें जो धार्मिक कथा होता है ना, वो सब मिथ हो जाता है। लीजेंड क्या हो जाता है? जैसे कि कोई महान व्यक्ति के जो के ऊपर जो कथा रहता है, वो सब लीजेंड कथा हो जाता है। भाई-बहन की कथा, अब भाई-बहन की कथा में आप क्या जान सकते हैं कि भाई-बहन का जैसे माइंड से उतर गया भाई-बहन का, तो उस सब के बारे में बात होती है। अब नागपुरी परकीर्न साहित्य में क्या है? लोकोक्ति, मुहावरा, बुझाइल, बाल गीत, खेल गीत, ये सब को परकीर्न साहित्य कहा जाता है। इस सब में क्या पढ़ने का होता है कि सबका उत्थान कैसे हुआ, इस सब का कितना भेद है, किस-किस भेद, मान लीजिए मुहावरा, मुहावरा किस-किस भेद में बाँटा जाता है। बुझाइल फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बुझाइल किस-किस खेल में बाँटा जा सकता है, तो गृह संबंधी बुझाइल हो सकता है आपका, आपका जंतु संबंधी बुझाइल हो सकता है, आपका ऋतु संबंधी बुझाइल हो सकता है, तो उस सब के बारे में हम लोग को यहाँ पे देखने का रहता है। चलिए
और कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल आप लोग को डालने का रहता है। अब नागपुरी साहित्य का काल विभाजन यहाँ पे, अब भाग ग अब काल विभाजन क्या होता है? इसका विभाजन कब से कब बाँटा गया है, ठीक है? इसके 3 सेक्शन में बाँटा गया है कि आदिकाल कब से कब तक था, मध्यकाल कब से कब तक था, इस दौरान कौन-कौन मतलब कौन-कौन विद्वान लोग पैदा हुए, उनके द्वारा क्या-क्या रचना हुआ, वो सब के बारे में यहाँ पे अध्ययन करने का रहता है, ठीक है? कोई-कोई बुक में इसको लेकर डेट में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, कोई-कोई डेट अलग-अलग भी मानता है, ठीक है? फिर भी इसके बारे हो जाएगा। चलिए, नागपुरी पद साहित्य का इतिहास और विकास, इसमें क्या है ना, पद साहित्य यानी कि कविता, पद यानी कि कविता, गीत ये सब। इसमें क्या है ना, गीत का कलेक्शन स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है? गीत क्या है? ये सब के बारे में हम लोग को अध्ययन करने का रहता है। इसमें क्या है, एक इसका शुरुआत कब से हुआ है, तो आपका जो पद साहित्य की शुरुआत मोटा-मोटी आपका 17वीं शताब्दी से माना जाता है। 17वीं शताब्दी से है और बीपी केसरी के अनुसार क्या है, इसका शुरुआत 50वीं जो नागवंश के जो 50वें राजा थे, रघुनाथ नृपति, उसके दौर से माना जाता है, ठीक है? तो यही सब के बारे यहाँ पे हम लोग को देखने का रहता है। इसमें से इसका जो रचनात्मकता जो होता है, उस सब के बारे में वर्णन करने का रहता है। इसका पहला चरण कब से कब स्टार्ट हुआ, दूसरा चरण कब से कब स्टार्ट हुआ, काव्य के बारे, ये सब के बारे में हम लोग को यहाँ पे वर्णन करने का रहता है। जैसे 1626 1850 के आसपास आपका पहला चरण चला है इसका। 1850 से 1947 के आसपास, 47 से 50 के आसपास दूसरा चरण चला है। 47 से अभी तक जो चल रहा है, इसका तीसरा चरण चल रहा है। इस दौरान कौन-कौन राइटर लोग आए, कौन-कौन मतलब पद काव्य के अंतर्गत क्या-क्या लिखा गया है, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य किसे कहा जाता है, इस सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरा है आपका यहाँ पे अब गीत के बारे, गीत सब के बारे कि गीत के बारे तो एक-एक करके हो सके आपको कि पद साहित्य के इतिहास के ऊपरे आप प्रकाश डालें, ऐसा दे देगा। इसमें टोटल मिला-जुला के लिख देना है। अब गीत के बारे दे देगा। तो गीत के बारे क्या होता है कि गीत कब से कब पहला गीत का कलेक्शन क्या-क्या था, इस सब के बारे में बहुत हार्ड नहीं है, आपको लग रहा होगा हार्ड, ठीक है? लेकिन बहुत हार्ड नहीं है। अब दूसरी बात है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब गद्य साहित्य कब आया, ठीक है? गद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य क्या है? ये सब जो गद्य साहित्य जो है ईसाई मिशनरी सब लोग था ना, उन लोग जब छापाखाना का आविष्कार किया था, उसके बाद से गद्य साहित्य का इतिहास स्टार्ट हुआ। 1844-45 के आसपास जब 4 ठो आदिवासी मिशनरी लोग रांची आया था, उसके बाद से फिर इन लोग छापाखाना सब का आविष्कार हुआ, उसके बाद से यही लोग कुछ-कुछ लिखना स्टार्ट किया, उस सब को लेके यहाँ पे बताया जाता है। और पहला कौन है, गद्य का रचनात्मक शैली में निबंध, लेख, कहानी, लघु कथा, एकांकी नाटक, उपन्यास, जीवन स्मरण, रेखाचित्र, शब्द चित्र, आलोचना, व्यंग, यात्रा वृत्तांत जैसा टोटल विधा सब आता है। ये सब किसमें आता है? तो गद्य साहित्य में ये सब आता है। ठीक है? यही सब हम लोग को यहाँ पे देखने का रहता है। हास्य काव्य और विविध गद्य साहित्य। हास्य क्या होता है ना, देखिए जिसमें हास्य रचनात्मक, एक सेकंड, ये सब हास्य काव्य, ये सब सारा चीज़ इसी के अंतर्गत आ जाता है, उसी के अंतर्गत वो चीज़। अब यहाँ पे पद्य एवं गद्य सप्रसंग व्याख्या, यानी कि ये क्या है ना, कविता और कहानी का जो व्याख्या है, यानी कि एक शकुंतला मैम का एक बुक है, ठीक है? शकुंतला मैम का एक बुक है बनकेवरा भागवत, जिसमें कहानी और गीत है, जिसमें सोंजहर कहानी सबका संकलन है, उसको पढ़ना है, ठीक है? अब उसमें क्या है ना कि अब कविता से किसी प्रश्न पूछेगा तो अक्सर कविता और गीत से प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन पिछले बार से 6th जेपीएससी टाइम क्या पूछा था, सिर्फ़ कि जो वहाँ के जो राइटर थे ना, मान लीजिए कोई कहानी से नहीं पूछेगा वहाँ प्रश्न कि मंगरा के बुधवा के कैसे मार रहे, ऐसे थोड़ी प्रश्न पूछेगा। ये तो डिटेल्स लंबा लिखने वाला रहता है, जिसमें क्या पूछ देगा ना कि इस बुक में कोई राइटर है, जिसके ऊपर बोल देगा कि वो कहानी को अपना भाषा में लिखो, या दे देगा कि उसका जो मूल भाव है उसको विस्तार से बताओ, या दे देगा सोंझैर कहानी को पूरा विस्तार से लिखो। मान लीजिए इस बुक में, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल रिंगचिंगिया कहानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए रिंगचिंगिया कहानी है, ठीक है? इसको कैसे पढ़ना है उसको बहुत सारे को समझ नहीं आता होता है, तो दे देगा कि रिंगचिंगिया या सोंझैर कहानी को आप डिटेल से लिखो, ऐसा करके दे देता है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग नागपुरी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि। अब हम लोग साहित्यकार के बारे में पढ़बे किए हैं, तो इसमें से लगभग इस एरिया को हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे प्रफुल्ल कुमार, शारदास साहनी, बीपी के श्री नईमुद्दीन, लाल विजयनाथ सदेवन, ये सब गिरधारी राम गंजू, ये सब का मोटा-मोटी हम लोग पढ़े हैं, बाद में कुछ बहुत और है, उसको हम लोग को देखना है। तो इसमें कवि के बारे में भी पढ़ना है। आगे देखते हैं हम लोग भाग घ
भाग अंगम है। सॉरी दोस्त। अंगम क्या है ना, देवनागरी लिपि के बारे हम लोग जो में निबंध लेखन, ठीक है, निम्नलिखित विषयों में से देवनागरी लिपि में निबंध लेखन, इसमें निबंध लेखन करना है कि समसामयिक विषय, सांस्कृतिक विषय, सामाजिक विषय, इतना में से कोई एक से प्रश्न पूछ देगा। मान लीजिए आपको दे देगा सोहराय, ठीक है, सोहराय दे देगा, सोहराय के ऊपर आप विस्तार से निबंध लिखो, या कर्मा के ऊपर दे देगा, या समसामयिक विषय में दे देगा आपको, फॉर एग्जाम्पल दे देगा कि कुछ भी दे सकता है, कोई खेल के ऊपर दे देगा, कोई खेल के ऊपर दे देगा कि उसके बारे में विस्तार से बताओ, समसामयिक विषय पे, या गरीबी पे दे देगा, या बेरोजगारी पे दे देगा, इस टाइप से कुछ भी दे सकता है। अब नागपुरी में संक्षेपण, अब संक्षेपण क्या होता है, तो अभी के दौर में ना कहाँ स्टूडेंट किसी को समय नहीं होता है, ठीक है, तो नहीं बोलता है शॉर्ट में बताओ ना जी, इतना लंबा चौड़ा का बता ला ली, तो उसी को संक्षेपण बोला जाता है। ये वो लंबा कहानी है मान लीजिए एक पेज का, तो उसको शॉर्ट में ही आप ऐसा लिख के हमको बताइए कि इससे हम पढ़ेंगे तो पूरा उसका कहानी का मूल भाव हमको समझ में आ जाएगा। बोला जाता है ना, कोई कोई कुछ बताते रहता है तो बोलता है अरे यार इतना लंबा मत बताओ, हमको शॉर्ट में बताओ, तो बोलता है ना, तो वही संक्षेपण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1/2 के रूप में लिखने का होता है। इसमें क्या होता है कि सारांश एक हेडलाइन अच्छा से देने का रहता है, टोटल मूल तथ्य को वहाँ डालने का रहता है, वो और कहानी का 1/2 भाग में लिखने का, यानी कि लगभग मोटा मोटी लगभग एक पेज को आपको आधा पेज में कंप्लीट कर देने का रहता है, ठीक है। और सारांश जो है ना क्रमबद्ध होना चाहिए, लाइन बाय लाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भाग को ऊपर लिख दिए और कुछ जो बताना चाह रहा है उसको कुछ को नीचे लिख दिए। मंगरा स्कूल गया था, कहानी के अनुसार मंगरा 9 बजे स्कूल गया था, और उसकी स्कूल आने के बाद खाना खाया था, और खाना खाने के बाद खेलने गया था। आप ऐसा नहीं लिखना है कि वो खाना खाया फिर 9 बजे स्कूल गया फिर उसके बाद खेलने गया, ऐसा नहीं, एक लाइन से जो कहानी में दिया उसको क्रमबद्ध इसे करना है, इसी को संक्षेपण कहा जाता है। आगे यहाँ पे और क्या रहता है, नागपुरी भाग 6 में नागपुरी भाषा में अनुवाद, अनुवाद देगा, यानी कि क्या है अनुवाद, इसमें कि आपको कोई कहानी दे देगा, ठीक है, नागपुर कहानी दे देगा जो कि हिंदी में रहेगा, ठीक है। जैसे आप दे देगा कि एक कुत्ता के बारे, एक आधा पेज दे देगा, कोई डिटेल्स दे देगा, एक कुत्ता एक घर में गया, वहाँ पे एक शीशा भरा वो महल था, वो वहाँ महल में वो देखा कि चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते थे, जिसको देख के वो भूखने लगा, भूख भूख के वो पागल हो गया, उसके बाद वहीं पे मर गया। ऐसे करके एक और कुत्ता आया, वो देखा बहुत सारे कुत्ते थे, वो देख के उसको खुश हुआ, उसको लगा कि सब सारे कुत्ते उसके दोस्त हैं, उसके बाद वहाँ पे खुशी खुशी वो निकल गया। तो बोलेगा इसी को आप नागपुरी में लिखो, ठीक है, इसी को आप नागपुरी में लिखो, एक प्रश्न ऐसा पूछता है। उसके अलावा भाग ज जो कि लास्ट रहता है, और नागपुरी अनुच्छेद से संबंधित आपका प्रश्न रहेगा। नागपुरी अनुच्छेद से इसमें क्या है कि 5 प्रश्न देगा, उसका 3 प्रश्न लिखने का रहेगा। तो अनुच्छेद यार कहानी दे देगा, ठीक है, आधा पेज का, उसमें से क्वेश्चन उठा के बोलेगा कि मगरा के पापा का नाम क्या था, वहां से देख के लिखना है, जो पैसेज दिया रहेगा उससे देख के, ये बहुत आसान रहता है, ठीक है। हाँ, तो चलिए हम लोग एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं नागपुरी के मेंस का, ठीक है, इससे हम लोग का और क्लियर हो जाएगा। तो 150 का होता है, 3 घंटा रहता है। पढ़ा देखिए, 1 से 5 अनिवार्य है, 1 से 5 अनिवार्य है। कुल 6 सवाल का जवाब दिया हुआ है, जिसमें परन सॉरी पर सॉरी सॉरी यहाँ पे क्या हुआ ना, कुल टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला और पांचवा अनिवार्य है, ठीक है, पहला ये हो गया, और लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो अनिवार्य रहेगा। और हर एक खंड से 1 और 5 अनिवार्य सवाल के अलावे कम से कम एक सवाल का जवाब एक खंड से देना जरूरी है, ठीक है। हर खंड से 1 और 5 अनिवार्य सवाल के अलावा कम से कम एक सवाल का जवाब एक खंड देना है, यानी कि पहला और 5 जो अनिवार्य है ये है, उसके अलावा हर खंड से कम एक सवाल का जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पहला ये अनिवार्य हम लोग देख सकते हैं, नागपुरी भाषा उद्भव के बारे में विद्वानों ने क्या मत है, जिसमें पहले हम लोग देख सकते हैं कि अर्सन क्या है, फिर बुकआउट का क्या था, फिर पीटर शांति नौरंगी क्या है, उसमें कौन कौन विद्वान लोग किसको किसको समर्थन किए, बीपी केसरी किसको समर्थन किए, इस सब के बारे में हम लोग देख सकते थे। नागपुरी में भूतकाल का भेद मन के उदाहरण संग्रह लिखो, भूतकाल क्या होता है उसका पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद उसका भेद बताना पड़ेगा, उसका 6 गो भेद है आप लोग जान सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरा लिख के टोटल का डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देना है। अव्यय का कहना, अव्यय किसे बोला जाता है, जिसका कोई व्यय नहीं किया जा सके, और उसका उदाहरण साथ में लिख दे सकते हैं, जैसे सटा जैसे अव्यय कितना भेद है जी, उस सब के बारे में लिख के और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देना है। नागपुरी में का किस्म कर वाक्य पावल जाएगा, कितना तरह के वाक्य पाया जाता है, ठीक है, और उदाहरण के साथ लिखो।
आगे देखते हैं, नीति से जुड़ल 60 नागपुरी कहावत के ऊपर अर्थ सहित लिखो। देखिए, नीति से लिखा हुआ 60 नागपुरी कहावत के, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप से, जैसे जी नीति से मतलब दिन खराब रहले हाथियों ऊपर कुकुर चावेला, ऐसा सुने हैं ना, तो इस टाइप से। तो आपका जब भेद पढ़िएगा ना कहावत का, तो उसमें एक नीति भी है, ठीक है। नीति तो उसके अंतर्गत जितना उससे रिलेटेड 7 को पूछा था। नागपुरी का उदासी राग के बारे में लिखो, एक यानी कि राग है, ठीक है, ये गलत टाइपिंग है। नेक्स्ट, नागपुरी का गीत मनक रचना विधान और छंद का विशेषता मनक बारे में लिखो। गीत रचना मनक विधान और छंद के बारे में लिखना है, ठीक है। पहला यहाँ से आपको क्लियर करना है, पहला बनाना है, उसमें से हमको 5 ठो बनाना है, ये भी ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6 7 ठो में पहला तो बनाना ही है टोटल, पहला में से। लेकिन यहाँ से 5 बनाना है टोटल, नहीं तो 5 को तो यहाँ से आपका बन जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, गीत कविता में आधुनिकता का कारक तत्व मन को उजागर करो। आधुनिकता कैसे आया है, किस टाइप से आया है, तो अभी का नाच गान के वजह से हम लोग अंदाज ये कर सकते हैं, ठीक है, कि अभी का नया नया जो गायक लोग है, उसके अलावा म्यूजिक सबका इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स कर सकते हैं। 20 नंबर का था, नागपुरी मौखिक परंपरा से आवल बाल गीत मनक बारे में लिखो। अब बाल गीत के बारे उतना नोट्स आप लोग को दिए थे, जब सॉरी सीजीएल का आपका जो नोट्स दिए हुए थे, उसमें टोटल एक्सप्लेनेशन उतना उतना दिया गया है। टोटल इसमें से 8-10 बाल गीत को लिख दे सकते थे, ठीक है। जो आपका एक पूछबो किया था, मामा घर गेल लो तो मामा घर से का लान लो, ये सब टाइप से है ना जी। या फिर छुर कबड्डी छलकदार हड्डी टूटे खबरदार, ऐसा ये सब टाइप के 6-7 ठो लिख के उसका एक्सप्लेनेशन कर देना कि इसमें ये कहना चाह रहा है। पहले बताना है कि बाल गीत क्या होता है, बाल गीत से क्या फायदा है, उसमें खेल खेल में हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बाल गीत तो खेल गीत ही बोला जाता है। उसके बाद कुछ उदाहरण दे देना है, बस यही है, ठीक है। और यहाँ पे नागपुरी कहानी का उद्भव और विकास के सिलसिलेवार ढंग से लिखना है। अब नागपुरी कहानी यानी कि गद्य पाठ को, तो इसका कहानी या पहला का नागपुरी कहानी किसे कहा जाता है, गद्य भाग में आता है। इसका मतलब इसका उद्भव कब हुआ, पहला नागपुरी कहानी कौन था, कौन लिखा, और उसके बाद उसका दूसरा कब आया, इस सब के बारे में बताना है। उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, ये सब के बारे। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5 सवाल का जवाब देना है यहाँ से, ठीक है। नागपुरी कवि पहला 5वां जरूरी है, तो यहाँ से भी जरूरी है, ठीक है। ऊपर शुरू में ही देखें हम लोग, तो यहाँ से जरूरी है। अब 5 सवाल का जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नागपुरी कवि घासीराम का कृति मंच की चर्चा अपना शब्द में करूँ। अब घासीराम का जो कृति है, ठीक है, अभी हम लोग कितना आउट ऑफ सिलेबस में यही सब तो बारे पूछ ही रहा था। कवि हनुमान सिंह के कोनो एक ठो गीत का आस्य लिखो, यानी कि आस्य यानी कि भावार्थ उसका लिखिए, कोई एक ठो गीत का। शारदा प्रसाद शर्मा को कोनो एक ठो कृति के बारे में चर्चा करूँ। शारदा प्रसाद शर्मा विंध्या कृति का 5-10 पेज में लिख सकते हैं। शारदा प्रसाद का नाम विंध्या है जी, अभी सीरियल में हम लोग पढ़ रहे थे। कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर या मधु मंसूरी हंसमुख का कोनो एक ठो गीत कर भाव लिखो। मधु मंसूरी हंसमुख का एक ठो गीत आपका तो पानी लाने वाला कैसा था जी, पनिहारिन, वो लिख सकते हैं। या फिर एगो इसका गीत एगो फेमस नहीं है, अ, जंगल छोड़ब नहीं घर छोड़ब नहीं, ऐसे कर कुछ नहीं है, माइंड से उतर गया, ठीक है। फिर एगो नागपुरी गीत माने बांग्ला के प्रभाव के बारे में लिख सकते हैं। ये सरहुल पर्व का महत्व के बारे में लिख सकते हैं, या ठीक है इतना में से। या फिर नागपुरी में अनुवाद करो, ठीक है, इसका जो हिंदी दिया हुआ उसका नागपुरी में अनुवाद कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 में से 5 ठोक बनाना है, किसी को भी 5 बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, नागपुरी कवि कंचन काव्य सुंदर के आपन में लिख सकते हैं, जैसे काव्य सुंदरता है, ठीक है। ये विशेष रूप से किस काव्य में लिखते थे, ये आपका आप सॉरी सीजियन आप पढ़े ही होंगे। इसका कौन सा एक रचना था जी, छोड़िए ना, चलिए अभी माइंड से उतर गया है। तो आपका 20 कुछ इससे भी 20 नंबर आ सकता है। या इसके बारे में बहुत कुछ है कि ये अक्सर पावस राग में लिखती थी, ठीक है, पावस राग में बहुत लिखती थी। और इसमें से पानी बरखा इस सब के बारे में भाव विभोर वर्णन होता था। किसी का मतलब विरह विरहनी के बारे में बहुत सुंदर ये अपना वर्णन करती थी इसके बारे में, ठीक है। और आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर बीपी केसरी के रचना मानक एगो सूची बना के कोनो एक ठो नागपुरी रचना कर समीक्षा करो। तो यहाँ पे इसका जितना भी रचना है, इसके बहुत सारे रचना के बारे में आप जानते हैं। बीपी केसरी का कविता कहानी सबके बारे में, इस बीपी केसरी का जन्म कब हुआ है उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट नोट्स लिख के फिर इसका रचना के बारे में वर्णन करिएगा। फिर उसमें से एगो रचना जो है, कोई भी एक रचना निकालिए। मान लीजिए कि रद्दी कागज, फॉर एग्जाम्पल रद्दी कागज, उसी के बारे आप लिख दीजिए। आप लोग सीजीएल में पढ़े तो बहुत आप लोग को आसानी होगी जो पीएससी मेंस में नागपुरी रखने में, यही है। आप रद्दी कागज आराम से लिख सकते हैं ना जी, हैं।
हैं, रद्दी कागज ले लो, रद्दी कागज ले लो, जो कागज नहीं भोलवा भोलवा हमीने के रद्दी कागज कहत है बोल के पूरे डिटेल्स लिख सकते हैं शॉर्ट में जी, जितना ठीक है। 5-6 पेज आराम से लिख सकते हैं, 7 पेज। 20 20 नंबर का है, 5 पेज भी लिखेगा तो काफ़ी है। आठवां सहिया प्रथा, यानी कि सहिया जुड़ाने की जो प्रथा है आदिवासी नागपुरी क्षेत्र में, उसके बारे, या यहाँ पे जलप्रपात के बारे में एक निबंध लिखो, यानी कि यहाँ का जो घाघ है, जलप्रपात है, 4-5-6 को घाघ के बारे में पूरा डिटेल्स लिख दीजिए कि ये यहाँ पे है, रांची से इतना दूर पे हुंडरू फॉल है, इसका ऊंचाई इतना है। इसके थ्रू यहाँ से इसका पानी आता है गुदरसूर डैम से, और उसी के थ्रू गिरती है, इतना ऊंचाई से गिरती है तो एक जलप्रपात बनाती है। यहाँ पे सैलानियों का भीड़ लगा रहता है। उसके बाद बारे लिख के फिर दूसरा आप दसम फॉल उतर जाइए, रांची से इतना दूर पे टाटा रोड पे जो दसम फॉल है, कांची के नदी के थ्रू बनता है। फिर बूढ़ा घाट के बारे में बता दीजिए, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 450 फीट के मोटा मोटी है, बूढ़ा नदी से बनता है, लातेहार में है। ये वो नदी आके जाके फिर दामोदर साइड बहने लगती है करके पूरा लिख सकते हैं बिल्कुल। बस इतना ही सा था। तो 8 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन लिखना है? 6 क्वेश्चन बनाना है 8 क्वेश्चन में। तो उसमें से पहला और पांचवा क्वेश्चन क्लियर है? उसमें से पहला क्वेश्चन और पांचवा जरूरी है, उसमें से भी आपको पहला में 7 गो है और पांचवा में 7 गो है, वहां से आपको 5-5 बनाना था। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो का अच्छा सा ये करिए। और एग्जाम फॉर्मेट आप लोगों के लिए जबरदस्त कंटेंट प्रोवाइड कराएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम एग्जाम फॉर्मेट अभी डिजिटल बोर्ड के ऊपर वर्क कर रहा, हो सके तो आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे क्लास मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।